बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़िया मलिक आपके साथ। और आज सेलिब्रेशन है पीटीवी की सालगिरह और 59वीं सालगिरह है। आज एनिवर्सरी मनाई जा रही, 59th एनिवर्सरी ऑफ पीटीवी। पाकिस्तान टेलीविज़न एक ऐसा नाम जो हमारे दिलों से, हमारी रूह से जुड़ा हुआ है, क्योंकि इसमें है पाकिस्तान का नाम। और जब हम नाम लेते हैं किसी भी चैनल का तो सबसे टॉप पर पाकिस्तान टेलीविज़न का नाम आता है। और आज इसकी सेलिब्रेशन है। सेलिब्रेशन के मौके पर हमारे साथ मेहमान भी मौजूद हैं, उनसे भी बातें करेंगे। और ये वो मेहमान हैं सारे जिनका बहुत कहते हैं ना कि रिलेशन पीटीवी के साथ ऐसा रहा कि अपने घर की तरह, क्योंकि इन्होंने अपने करियर का आगाज़ ही पीटीवी से किया है। तो सबसे पहले मैं मेहमानों से मुलाकात भी करवाऊंगी। हमारे साथ बहुत ही अजीज़, बहुत ही ज़बरदस्त मशकूर अहमद नजम साहब मौजूद हैं। मैं इनका तारुफ भी कराती हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। आप साबिक कंट्रोलर स्पोर्ट्स भी रह चुके हैं, साबिक चीफ एडिटर करंट अफेयर भी। साथ ही आपके जब रिटायरमेंट हो तो उस वक्त आप थे पीटीवी नेशनल के जनरल मैनेजर, और आजकल आप मुंसलिक हैं जिन्ना यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन से। इससे भी हम बताएंगे कि वहाँ पर ये जो पढ़ा रहे हैं इस वक्त रेडियो, साथ में आप न्यूज़ भी पढ़ा रहे हैं मेरे ख्याल में, और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें होंगी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ मौजूद हमारी बहुत ही दिल अजीज़, वेरी ग्लैमरस, बहुत ही अच्छी, और ये भी पीटीवी का एक ऐसा नाम कि इनको देख के पीटीवी याद आता है, गजाला जावेद साहिब। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक। हमारी बहुत ही प्यारी आर्टिस्ट, बहुत ही प्यारी फनकार, मैं कहूँगी फनकार, क्योंकि यू नो एवरीथिंग माशाल्लाह माशाल्लाह से। आप जो कहते हैं ना कि जो एक्टिंग के साथ साथ आपको अगर गाने की भी बात की जाए तो उसमें भी आप माशाल्लाह नहीं, ऐसी हर चीज़ बाद में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो पीटीवी को। और आज हम जो कुछ हैं पीटीवी की वजह से हैं। पीटीवी हमारी माँ है, हम उसके बच्चे हैं, और हमें उंगली पकड़ के सिखाने वाला पीटीवी है। बिल्कुल सही, बड़ी ज़बरदस्त बात। और हमारे साथ फरहाना अवैस साहिबा भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर फर्स्ट ऑफ ऑल। आपका शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया, और सबको मुबारक हो कि इतना अच्छा दिन हमें देखने को मिल रहा है। तमाम देखने वालों को मुबारक हो आज का ये दिन। अच्छा, फरहाना जी के लिए सब ये सोचते होंगे कि शायद इन्होंने किसी और चैनल से आगाज़ किया होगा, लेकिन इनका आगाज़ पीटीवी से इतना अनोखा और ज़बरदस्त है। सहाफ़त से इन्होंने शुरू किया माशाल्लाह से, और फिर इनके बारे में बताएं कि ये न्यूज़ एंकरिंग, और उसके बाद फिर न्यूज़ एंकरिंग के साथ साथ रिपोर्टर भी, और फिर आपने जो है इसके साथ साथ आपने प्रोग्राम को आपने प्रोड्यूस भी किया, राइट? प्रोड्यूस भी किया, होस्ट भी किया, न्यूज़ प्रोड्यूसर भी रही हैं। न्यूज़ प्रोड्यूसर भी रही हैं। वाह माशाल्लाह से। वैसे फरहाना जी कहते हैं ना कि हर फन मौला, मैं आपको भी यही लफ्ज़ ज़रूर कहूँगी कि आप भी माशाल्लाह से वेरी लर्नेड। और आपने जब स्टार्ट किया पीटीवी से, जो आगाज़ आपका था वो आपके कॉलेज टाइम से आपने कर लिया था, है ना? बिल्कुल। तो आप तो कहते हैं ना कि वो आँख खोली तो पीटीवी देखा। ऐसे ही है। आँख खोली तो और यहीं से बहुत कुछ सीखा, और ससुराल जाने से पहले देखा। बिल्कुल। अच्छा जी, और हमारे साथ हमारे बहुत ही दिल अजीज, ज़बरदस्त कॉमेडियन, एक्टर, अगेन इनको मैं कहूँगी कि ये भी हरफन मौला, क्योंकि प्रोडक्शन में भी अगर देखा जाए तो एक से एक प्रोग्राम, अगर लिखा हुआ देखा जाए तो एक से एक प्रोग्राम। हनीफ राजा साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आपको और सबको और तमाम देखने वालों को पाकिस्तान टेलीविज़न की 59वीं सालगिरह बहुत मुबारक हो, और बहुत अच्छी फीलिंग्स आ रही हैं यहाँ, और वही लोग नज़र आ रहे हैं, वही खुशबू है स्टूडियोज़ की। ये स्टूडियो ए है जहाँ हम बैठे हैं, और बहुत प्रोग्राम किए यहाँ पे। तो नॉस्टैल्जिया में चला गया मैं, तो वो पुरानी यादें सारी यहाँ से जो शो रिकॉर्ड हुए वो सब मुझे याद आ गया। एक मॉर्निंग ट्रांसमिशन चलती थी, कमर अली अब्बासी साहब उसको लिखते थे, और मोहम्मद बख्श सुमीजो मरहूम प्रोड्यूसर थे। शेर सवा शेर वो यहाँ रिकॉर्ड होता था, सुबह का प्रोग्राम था। अच्छा, जब मैं टीवी पे नहीं आया था तो उस वक्त मॉर्निंग ट्रांसमिशन जब मैं देखा करता था घर पे, मैं समझता था ये सुबह ही रिकॉर्ड होते होंगे। तो जब मुझे टीवी से फोन आया तो मैं समझा सुबह की रिकॉर्डिंग होगी। उन्होंने कहा भाई ये तो किसी वक्त भी रिकॉर्ड हो जाता है, चलता सुबह है, चलता है। ये भी पहले। अच्छा, इसमें बड़ी सारी, बहुत सारी बातें होगी, इतनी इंटरेस्टिंग सब कुछ याद आ गया वाकई। और हमारे साथ ऐसे सिंगर जो पीटीवी से तो जिन्होंने आगाज़ किया ही किया, और साथ में पूरी दुनिया पे छा गए। इनके गाने स्पेशली हवा हवा तो बस
क्या बात है हसन जहांगीर साहब, बेस्ट ऑफ द बेस्ट, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हूँ और मेरी जानिब से 59 एनिवर्सरी पीटीवी को, हम सबको, इनके जितने व्यूवर्स हैं दुनिया भर में, जितने भी लोग पीटीवी को देखते हैं, उन सबको मेरी जानिब से बहुत बहुत मुबारकबाद। और सीनियर जूनियर जितने भी पौधे लगे पीटीवी ने लगाए, उन सबको मैं परवरिश परवान चढ़ते हुए देखता हुआ बहुत खुश होता हूँ और अच्छा लगता है। उनमें से एक पौधा मैं भी हूँ। बिल्कुल जी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। और मैं सबको देखती हूँ माशाल्लाह से सबने अपने आप को वेल ग्रूम रखा हुआ है, क्योंकि मेरा ताल्लुक ग्रूमिंग से भी ना, सबको मैं देखती हूँ कि सबने अपने आप को कैसे अपना इतना ज़्यादा फिट और इतना ख्याल रखना, ये भी एक बड़ी बात होती है। नहीं, रखना भी चाहिए भाई। sustain रखना। हाँ, अगर आप फिट नहीं रखेंगे तो 3 साल बाद अपने अब्बू की शक्ल के हो जाएंगे। ठीक तो है अभी ना? किसके शक्ल का तुम? अभी अपनी शक्ल का। अभी क्या उसकी शक्ल के हो क्या? जो फिट है वही हाँ, हिट है। वही हिट है। वही हिट है। नहीं तो अब्बू फिट नहीं होते क्या? नहीं होते हैं, मैं तो मजाक में एक बात कर रहा हूँ। आप इस पर कॉन्फ्रेंस बिठा लें अगर, आज तो वो एक अलग बात है। आज करते हैं कौन- गजाला और हमने साथ तकरीबन काम शुरू किया। तकरीबन क्या पहले दिन 2-3 पहला साल। ड्रामा ही आप लोगों का था? नहीं, पहला ड्रामा नहीं नहीं, था, नहीं अच्छा। था, नहीं था। तो ये जो रिकॉर्ड हो रहा है ये हिस्ट्री बन रही है, अपनी तरफ से नहीं बोल दे सकते। पहला ड्रामा मेरा जो था वो था बादब बामुलायदा होशियार, ठीक है ना। उसके बाद फिर मैं उरूसा ड्रामा सीरियल में आया, फिर मॉर्निंग वगैरह के भी करते रहे, तो 1-2 साल ये जूनियर होंगी बल्कि मुझसे। फिर हमने कितनी खुशी हो रही है इनको। ठीक है, नहीं, गजाला का आई थिंक पहला ड्रामा था ये जो इनके साथ हाँ, है ना? हाँ, एक रात ये वाला। गजाला का पहला ड्रामा था गजाला मेरे का साथ, पहला एक रात एक हिस्ट्री कहानी। सही कर दी मैंने। हाँ हाँ, अब सही हो गई ना। ओके जी, मशकूर साहब की तरफ पहले आते हैं। सर, आगाज़ आपका जब हुआ पीटीवी से, आप आए तो कहते हैं ना कि आप पहले जूनियर, फिर उससे ऊपर, फिर उससे बड़ी पोजीशन पर, तो आपको पूरे सिनेरियो में जब पूरा इस वक्त थे पीटीवी के टाइम पर, कैसा महसूस होता था कि जब अपनी एक डेजिग्नेशन पे और उसके बाद जब हायर डेजिग्नेशन पे जाकर और लोगों को सिखाना, क्योंकि आपके जूनियर सीख रहे होते हैं सब। सो ज़रा वो पूरा आप ट्रांस में लेकर चले हमें उस टाइम के। मुझे बड़ा फ़ख्र है कि मैं आज यहाँ पीटीवी की 59th एनिवर्सरी पे बैठा हूँ और अपने डिवीज़न को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और मुझे वो दिन याद है कि मैंने इसी सेंटर पर 1975 मार्च में अपने सफ़र का आगाज़ किया था और फिर मुख्तलिफ़ मरहलों से गुज़रते गुज़रते अल्लाह ताला ने मुझे इस डिवीज़न के एक टॉप पोस्ट पे पहुँचाया, विच इज़ द चीफ एडिटर। आई लिव्ड इन इस्लामाबाद। मेरी ज़िंदगी का ज़्यादा अर्सा, प्रोफेशनल लाइफ का ज़्यादा अरसा जो है वो इस्लामाबाद में गुजरा है। और प्रोड्यूसर, उसके बाद असिस्टेंट कंट्रोलर, फिर कंट्रोलर स्पोर्ट्स, फिर कंट्रोलर करंट अफेयर्स, देन चीफ एडिटर ऑफ दिस। तो ये सारे मरहले जो हैं ये मैंने इसीलिए मैं तय कर सका कि मेरे साथ काम करने वाले मेरे जूनियर्स, मेरे सीनियर्स, मेरे टेक्निकल स्टाफ, ये एक टीम की तरह काम करते थे। और इस सफ़र में सबसे ज़्यादा सहूलत, चूँकि प्रोड्यूसर जो है वो कैप्टन ऑफ द शिप कहलाता है, तो मुझे ये फ़ख्र ये कहते हैं कि मैंने बहुत अच्छे प्रोफेशनल्स के साथ काम किया, बहुत अच्छे साथियों के साथ काम किया। और यही वजह है कि आज जब 35 साल की नौकरी के बाद जब मैं टेलीविज़न से रिटायर हुआ, तो फिर मेरा प्रोफेशनल एक्सपीरियंस इतना था कि फिर मुझे प्राइवेट सेक्टर ने अपने घर पर बैठने नहीं दिया। बस फिर उसके बाद भी आप माशाल्लाह से अभी तक आप जो है अल्लाह काम का कर बड़ा रहे हैं, शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा शुक्र। अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आप जैसे कहते हैं ना, इंस्टीट्यूट के बादशाह को ज़रूरत होती है हम जैसे लोगों को आपकी कि मेहरबानी। आप सिखाते रहें हमेशा। कोई ऐसा टाइम जब आपको लगा हो कि आपने बहुत जो है लोगों को सिखाया और आज वही लोग जो हैं आपके आगे बहुत टॉप पर गए हों, जिनको आपने सिखाया? जी बिल्कुल। ये आज पीटीवी कराची में जितने लोग बैठे हुए हैं, पीटीवी इस्लामाबाद में, ये किसी न किसी तरह, किसी न किसी कैपेसिटी में हमारे असिस्टेंट्स या हमारे ज़ेर निगरानी किसी न किसी कैपेसिटी में काम करते रहे हैं। और डेफिनेटली आज वो माशाल्लाह वो लोग इतने अच्छे मकामात पे पहुँचे हुए हैं, इतनी अच्छी पोजीशंस पे पहुँचे हुए हैं, तो जाहिर है उनके रोल मॉडल्स हम ही लोग थे। हमारे साथ ही काम करके वो आजकल माशाल्लाह यहाँ हैं और इंशाअल्लाह ताला उनको देखकर एक प्रोडक्शन जो लाइन तैयार हो रही है, इट्स ए कंटिन्यूस प्रोसेस जो जारी आपको खुद रहेगा। का कैसे आना हुआ था ये कि पीटीवी पे ही जॉब करनी है? किसी ने मशवरा दिया या आपने खुद इसको अखबार में दिखा के डेजिग्नेशंस ओपन हुई हुई हैं? नहीं, मैं एक्चुअली यहाँ टेलीविज़न में आने से पहले आई वाज लेक्चरर इन उर्दू डिपार्टमेंट इन यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध। ओके। वहाँ मैं उर्दू डिपार्टमेंट में पढ़ाता था। तो मैंने यहाँ एक दफ़ा टीवी का इश्तहार देख लिया था कि इसमें इनको ज़रूरत है, मैंने भी दरख्वास्त दे दी। उसके बाद काफ़ी अर्से बाद
लेटर आ गया कि जी आपका रिटन टेस्ट है। तो रिटन टेस्ट हुआ था ये इस्लामिया कॉलेज में। तो इस्लामिया कॉलेज वेरी बिग बिल्डिंग, जी जी और हर कमरे में वो हमारे कैंडिडेट्स बैठे हुए इम्तिहान दे रहे थे। अच्छा। हाँ, तो आई केम फ्रॉम हैदराबाद। तो मैंने कहा अपने दोस्त से जो मेरे साथ आया था मरूम, उससे मैंने कहा कि यार इस कदर लोग हैं, ये पूरे पाकिस्तान में इस तरह के इम्तिहान हो रहे हैं तो हमारा नंबर कहाँ आएगा। लेकिन इस अदारे का सरबराह एक ऐसा शख्स था, असलम अज़हर साहब मरहूम, अल्लाह ने जन्नत नसीब करे। तो उन्होंने इसमें मेरिट को इतना दखल अंदाजी की थी कि उसमें आखिर में जो सिलेक्शन मेरिट का हुआ उसमें आई एम प्राउड फॉर सेइंग इट कि आई वाज वन ऑफ देम। ओह वाओ। और व्हाट वाज द फीलिंग्स, सबकी जब पता चला घर में, सबकी फीलिंग क्या थी और आपका खुद उस वक्त क्या आपने एकदम सोचा? मेरी तो फीलिंग बहुत अच्छी थी, लेकिन मेरे घर वाले कुछ टीवी को ज़्यादा जानते नहीं थे उस वक्त। अच्छा, इसलिए फिर वो उन्होंने वो जी बिल्कुल, एक दौर था जब जी कहते जी थे, बिल्कुल, हाँ, वो उस वक्त टीवी वही वाला से दौर। ज़्यादा वाकिफ नहीं थे। लेकिन बाद में तो चीज़ें हाँ, बड़ी चेंज हो गई। बाद में तो फिर ऐसा हुआ कि मैं एक शादी में गया तो मेरी भाभी ने मुझसे कहा कि ज़रा अंदर आना। टेंट्स में शादी होती थी, तो मर्दाने से मुझे बुलाया कि ज़नाने में अंदर आ जाओ। तो मुझे बड़ी शर्म आ रही थी, इतनी सारी ख़वातीन वहाँ बैठी हुई थी टेंट के अंदर। तो मैंने कहा आप उनको, मेरी भाभी को उस पर बुलाओ टेंट के दरवाजे पर। हाँ हाँ। तो वो आई तो कहने लगी, मैंने कहा क्या बात है। मैंने कहा शायद वो कुछ कहना चाहती हैं, कुछ मंगवाना चाहती हैं। तो उनका वो तुम्हें देखना चाहती हैं। अच्छा। तो सेलिब्रिटी बन गए। ये चूँकि हैदराबाद में हारून रिन साहब मरहूम, ये दो चार प्रोड्यूसर थे, वो हैदराबाद से ताल्लुक़ रखते थे। तो वहाँ ज़ाहिर है कि शहर का अपना एक लोकल वो होता है, लोकल फ्लेवर होता है, लोग पसंद करते हैं। सच ब्यूटीफुल फीलिंग ना, ये पीटीवी की बड़ी अच्छी फीलिंग्स होती हैं। मुझे भी बड़ा शौक होता था। तो मेरी दोस्त मुबीना शराज जो है वो ड्रामे में काम करती थी, तो उस वक्त मैं ड्रामा देखने के लिए, खाली ना यही वाली चीज़ें देखने के लिए आना, कैसे ड्रामा है, किस तरह हो रहा है, सच ब्यूटीफुल फीलिंग। अच्छा जी गजाला जी, आप बताइएगा आपका कैसे हुआ था आना, और जिस ड्रामे के हवाले से बात हुई। एक्चुअली मेरा तो खैर ज़बरदस्ती का आना हुआ था। अच्छा, ये कैसे हो गया ज़बरदस्ती? वो ज़बरदस्ती का आना इस तरह हुआ था कि मेरी मतलब फ्रेंडशिप तो सबसे ही थी हैदर साहब हादसाती से तौर पे। नहीं हादसाती तौर हादसाती भी पे। थी। हीरोइन कहती है ना हादसाती तौर पे। नहीं कोई हादसा मैंने क्या रक्षे से टकराई, वो उछल के स्टूडियो में गिर गई, कैसे? हर आदमी शौक से आता है। नहीं शौक से मैं नहीं आई थी। हुआ ये था कि मेरी सबसे दोस्तियाँ बहुत थी। तो इकबाल लतीफ़ साहब जो है वो सीरियल बना रहे थे, तो मेरी बहुत दोस्ती थी, मतलब उनकी मिसेस से भी, सिद्रा इकबाल लोगों से, बच्चे साथ वो करते थे, पढ़ते साथ थे, तो बहुत दोस्ती थी। तो इकबाल भाई ना टीवी पे ना बिल्कुल नहीं आने देते थे बच्चों को भी ना। तो इकबाल भाई ने ऐसे मुझे कहा एक दिन कि कहते यार मोटी तुम चारपाइयाँ तोड़ती रहती, काम कुछ करती नहीं, चला ड्रामे में काम कर, तुझे मैं ड्रामे में काम कराता हूँ। तो मैंने कहा नहीं मैं नहीं करती। तो मुझे सिद्रा और जो उनकी मिसेज है नज़र, वो मुझे कहने कर ले यार, इसी बहाने हम भी आया करेंगे, छोड़ मजा नहीं कर। मैंने कहा अच्छा, मैंने कर लिया। इकबाल भाई के साथ जब मैंने एक पहला प्ले किया, तो उसके बाद जब मैंने यहाँ का माहौल देखा ना कि बाहर लाइन लगी होती है, बड़ा मुश्किल से आया जाता है, और ये बहुत सख्ती होती थी कि कोई अंदर नहीं आ सकता था। तो मैंने कहा कि नहीं भाई, ये अपना तो बिल्कुल नहीं चलेगा कि मैं तो नहीं आ सकती कि लाइन में खड़ी होंगी। खैर वो वाला सीरियल तो मैं इकबाल भाई के साथ कर रही थी, तो इकबाल भाई के साथ आती थी, इकबाल भाई के साथ ही चली जाती, कोई मसला नहीं होता था। उसके बाद जो है एक दिन मैंने कहा अब मैं काम नहीं करूँगी इकबाल भाई, ना आप मुझे कहिएगा, मैंने नहीं करना, भी बड़ा मुश्किल काम है। मैं तो बड़ा आसान समझ के आई थी, लेकिन काम तो मुश्किल है। हाँ। तो मुझे एक दिन ना मोइन का फ़ोन आया, मोइन अख्तर का। तो मुझे फ़ोन करके कहते हैं क्या नाम लेते हैं जी, मैं मोइन अख्तर बोल रहा हूँ, आप गजाला साहिबा बात कर रही हैं? मैंने कहा जी कौन मोइन अख्तर? क्योंकि ज़ाहिर है मैं मतलब इसलिए नहीं कि मैं मोइन को नहीं जानती थी, कि मैं कभी जिंदगी में मतलब एक प्ले किया हुआ और जिंदगी में मैं कभी मोइन का मतलब नाम सुना हुआ था, कभी मिली भी नहीं थी। मैं कहा जी कौन मोइन अख्तर? उन्होंने कहा जी इस मुल्क का एक अदना सा आर्टिस्ट है और ये चाहता है कि आप इसके साथ काम करें। तो मैं कहा ये मोइन साहब आप, मुझे नहीं पता था, लेकिन सॉरी मैं सोच भी नहीं सकती थी। हाँ मैं सोच ही नहीं सकती थी कि कभी ज़िंदगी में आप मुझे कॉल कर सकते हैं ना। तो मैंने कहा लेकिन वैसे मैं काम नहीं कर सकती। उन्होंने कहा क्या वजह है? मैंने कहा बस मेरी कोई प्रॉब्लम रही। कहते हैं घर में किसी से बात करनी है, मैं कर लेता हूँ। मैंने कहा नहीं, असल में मैं यहाँ पे ना आने जाने से बड़ा घबरा रही, काम भी अच्छा टफ था, मैं बड़ी आराम तलब हो रहा हूँ।
तो मैंने कहा नहीं मैं कर नहीं सकती, सॉरी सॉरी मोइना। तो उसके बाद मोइन ने बहुत मुझे कहा, मैंने मना कर दिया। उसके बाद मोइन ने फिर इकबाल भाई को कहा कि यार वो तुम्हारी साली जो है, क्योंकि मैं यहाँ पे सब साली के वो नुज़त बहन बनी हुई थी, तो कह रहे वो तुम्हारी साली जो है उसने मना कर दिया काम करने से। तो कह रहे ऐसी की तैसी मेरी साली की मैं अभी ठीक करता हूँ। फिर उन्होंने फ़ोन किया मुझे और फिर उसके बाद फ़ोन किया इकबाल भाई ने, तो कहते हैं मोटी ज़्यादा नखरे नहीं दिखा, वो मेरा दोस्त है, तुम उसको मना कर सकती, तुम्हें पता नहीं है वो क्या चीज़ है, चुप करके बैठ, ज़्यादा नखरे कर रही है, एक ड्रामा करके हीरोइन बन गई है। तो मैं इस तरीके से फिर मोइन ने मुझे फ़ोन किया दोबारा, कहते आपने हमारी बात नहीं मानी। फिर मैंने कहा नहीं मैं सॉरी, मैं आपके साथ काम करी, कोई मसला नहीं। तो बस इस तरह फिर वो start हो गया, शुरुआत फिर हो start गई, फिर गया। बस अच्छा ये वाकई इसको कहेंगे कि ज़बरदस्ती का काम कि लेकिन लेकिन वो अल्लाह भी को मेरे पता ख्याल में होता वो है अच्छा यार। हो गया। एक्चुअली मैं कहती हूँ कि इंसान को कुछ पता नहीं होता कि आपके आने वाले हालात क्या हैं, लेकिन रब जानता है। देखिए मोइन अख्तर जैसा बंदा किसी को फ़ोन करके कहे कि तुम मेरे साथ काम करो, ये नामुमकिनात में से था। लेकिन ये चीज़ इसलिए हुई कि ये अल्लाह ताला करवाला है। और वही काम बाद में ज़ाहिर है मेरे बहुत सारे मसलों के, ज़ाहिर है मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई, तो इसी काम ने जो है मुझे आगे बढ़ाया, मेरे बच्चों की पढ़ाई, मेरी बच्चियों की शादियाँ, सब कुछ। तो ये सिर्फ वो जानता था। मोइन ने जो फ़ोन किया था वो अल्लाह की वजह से किया था कि ये औरत कुछ नहीं करेगी और ये काम सारे कोई ना कोई ऐसा ना वसीला बन जाता है, वसीला बनाता ये हमें खुद भी नहीं मालूम होता। और फरहाना जी, कॉलेज के दिनों में ही आपने जो है माशाल्लाह न्यूज़ पढ़ना शुरू कर दी और उसके बाद आप छा गई और अभी तक छाई हुई है माशाल्लाह माशाल्लाह से। कॉलेज में जिस तरह ये बता रही है ना कि ज़बरदस्ती आना हुआ, मेरा इत्तफाकिया आना हुआ। अच्छा। और मैं तो खैर सिर्फ विज़िट करने गई थी, मैं उस वक्त लाहौर में पढ़ रही थी कैनेड कॉलेज में, और हम विज़िट के लिए गए थे कि हम देखें कि काम कैसे होता है पीटीवी पे, क्योंकि एक ही इदारा था और उस इदारे का बड़ा रोब था। जितने भी आर्टिस्ट आते थे या न्यूज़ एंकर या अनाउंसर्स होते थे, उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट होती थी, बहुत ज़्यादा। और मतलब वो मैं समझती हूँ सबसे ज़्यादा सेलिब्रिटीज़ वही होते थे, बाकी तमाम लोगों की इतनी अहमियत नहीं होती थी, लेकिन इस इदारे की सबसे ज़्यादा अहमियत होती थी। तो उस अहमियत के पेश नज़र मैंने कहा चलो देखते हैं कि कैसे काम होता है और क्या क्या लोग करते हैं वहाँ पे। तो विज़िट करने गए, वहाँ पे न्यूज़ ऑडिशंस हो रहे थे, हमने भी ऐसे शौक में बैठ के ऑडिशन दे दिया और 2-3 दिन के बाद जो कॉल आ गई कि जो ऑडिशन आपने पास कर लिया तो आ जाए न्यूज़ पढ़ लें। अच्छा, उस वक्त भी शौक में ही चले गए थे कि चलो देखते हैं न्यूज़ का, वो साथ साथ वैसे शौक चलता रहा। लेकिन फिर जब मैंने देखा ना कि नहीं, ख़बरनामा एक बड़ा सीरियस एक काम है और इसमें इतनी ज़्यादा टीम इन्वॉल्व होती है और किस तरह से तरबियत कर रहे होते हैं, कैसे सिखा रहे होते हैं, गलती की तो गुंजाइश ही नहीं है ना, क्योंकि वो लाइव होता है सब कुछ। लेकिन मैंने रियलाइज़ किया कि नहीं, बहुत अच्छा है, बहुत रिस्पेक्टेबल है, इसको करना चाहिए। फिर मैंने इसको सीरियस लिया, जैसे वहाँ पर सिखाया जाता था, सीखा, मेहनत की और फिर अच्छे से पढ़ा। प्रॉम्प्टर था उस जमाने में या नहीं? प्रॉम्प्टर था। नहीं, मैं इतनी भी पुरानी नहीं हूँ यार। नहीं, मैं ऐसे ना, मैंने कहा शायद प्रॉम्प्टर था। प्रॉम्प्टर आ चुका था। तरबियत बहुत सख्त थी वैसे। तरबियत सख्त थी, लेकिन जैसे अब आजकल मैं देखती हूँ कि बहुत ज़्यादा तरबियत पे इतना जोर नहीं दिया जाता न्यूज़ एंकर्स के, और अभी भी जो उनकी जो अदायगी है या जो जिनको हम स्ट्रेसेस एंड पॉजेस कहा करते थे कि बहुत परफेक्ट होने चाहिए, वो इस तरह से नहीं होते। बहुत सी चीज़ें तब्दील हो गई हैं, बहुत अच्छे हैं आजकल जो बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं समझती हूँ फिर भी जो तरबियत हम लोगों को मिली वो हमारी खुशनसीबी थी, इनको भी तरबियत मिलनी चाहिए ताकि बहुत अच्छे तरीके से चल सके। पूछना चाहूँगी, जो पहले न्यूज़ एंकर होते थे, न्यूज़ पढ़ते थे, तो वो बड़ी सिंपल सी और उनकी अदायगी और उनके कपड़े, ये चीज़ें बड़ी मतलब कि एक जैसे घरेलू ख़वातीन जो होती हैं, बहुत अच्छी सी, जो साफ़ सुथरी, बड़ी एक डिसेंट सा लुक होता था बहुत ज़्यादा। लेकिन अभी जो न्यूज़ एंकर है बहुत अच्छी हैं, लेकिन मैंने देखा कि वो फैशन में भी काफ़ी आगे हैं, मतलब दोनों चीज़ें लेके चल रही हैं। तो ये क्या सही है या गलत है? एक बड़ा लंबा सवाल है जो मशहूर साहब से बिल्कुल इस पे जो है ना जवाब लेना है, और मैंने आपसे भी लिया अटायर के बारे में ना, कि जो अटायर पूरा होता था, किस तरह का अटायर होता था, किस तरह से अभी होना चाहिए, क्योंकि आप लोग वही वाली बात है, आप लोग हैं जिन्होंने इस इंस्टीट्यूट को आगे लेकर चले हैं, साथ ही आगे ले जाते जाते हनीफ राजा साहब सर, आपका तो काम माशाल्लाह से कहते हैं ना कि वन ऑफ दोज एक्टर्स जो ब्रिलियंट है, जिनका दिमाग माशाल्लाह से ब्रिलियंट है, और हर दफ़ा आपको एक नई चीज़ लेकर आते हैं, एक नया आप काम लेकर आते हैं। तो जब आपने पीटीवी पर भी आए थे तो ड्रामे आपने स्टार्ट लिया, लेकिन जो आपका जो ह्यूमर फैक्टर था
ये आप जब लिखना शुरू है तो पीटीवी के ज़माने से लिखना शुरू हो गए थे? बिल्कुल ऐसे ही था। अच्छा, बिल्कुल ऐसे तो ही ज़रा बताएं, ये भी बताएं आए किस तरह से? हाँ, ये भी मैं बताइएगा। तो यहाँ दरवाजे से आया था। अच्छा, और यही वाला था दरवाजा इधर से? नहीं, स्टूडियो डी का। स्टूडियो डी मैं आया ऐसे, एक्चुअली देखिए ये कॉमेडी, शायरी, ये कुछ फाइन आर्ट्स की ऐसी चीज़ें हैं जो अंदर मौजूद होती हैं या नहीं होती हैं। ज़बरदस्ती जोर लगा के, ये पहलवानी नहीं है, कुश्ती नहीं है ये, ठीक है ना, आपके अंदर होती हैं। अच्छा, कुछ चीज़ें और होती हैं, मिसाल के तौर पे आपके अंदर कोई एक टैलेंट है जिसको आप दरियाफ्त करते हैं, डिस्कवर करते हैं कि अच्छा ये भी है, ऐसा भी कर सकते हैं। मैं विटी तो था, स्कूल में कराची सेकेंडरी स्कूल नाज़िमाबाद में मैं पढ़ता था, तो वहाँ पे मैं लिखता भी था स्क्रिप्ट, और क्लास 5th 6th से, और हम स्कूल में करते भी थे, और मुझे पहला ही इनाम मिलता था, ठीक है ना। तो ह्यूमर ही लिखते थे उस वक्त भी या नहीं? ह्यूमर। अच्छा, लेकिन ये कहीं दिमाग में नहीं था कि मुझे ये सब कुछ करना है या शो बिजनेस में जाना है। अच्छा, जो हम अखबारात में पढ़ते थे या सुनते थे कि आर्टिस्टों का बड़ा बुरा हाल हो जाता है, बहुत कम पैसे मिलते हैं, तो उससे और खौफ आता था, ठीक है। मैं एक्चुअली करता था, पेंटिंग करता था, और मैं स्केचेस बनाता था, और मैंने फाइन कराची स्कूल ऑफ आर्ट से भी पढ़ा है, और मैं इमरान डाइजेस्ट में बाकायदा मैंने 4-5 महीने काम किया, स्केचेस बनाए जो छपते थे उसमें। वाह, तो मेरा ख्याल ये था कि मुझे एक अच्छा कमर्शियल आर्टिस्ट बनना चाहिए, डिज़ाइनर, और उसके बाद किसी एडवर्टाइजिंग एजेंसी को ज्वाइन करना चाहिए, वहाँ काम करना चाहिए। लेकिन समहाउ हुआ ऐसा कि वो बहुत लंबी स्टोरी है, शॉर्ट ये है कि वो किसी तरह से मैं शो बिजनेस में आ गया और वन मैन शो करने लगा। और वो दोस्तों के घर में शादियां होती हैं ना, कि किसी की बहन की मेहंदी है, उसमें खुद ही गाने बजा रहे हैं, खुद ही कॉमेडी भी कर रहे हैं, सब स्टैंड अप कॉमेडी वहाँ से शुरू की। तो मुझे प्रोफेशनली बुक करना शुरू कर दिया। फिर मैं स्टेज ड्रामा में चला गया। फिर एक जगह मुझे कहीं 5 स्टार होटल में एक शो था महमूद अख्तर साहब का, वहाँ पे मुझे हैदर इमाम रिजवी साहब ने देखा होगा, मुझे पता भी नहीं। 2-3 दिन के बाद उनकी कॉल आ गई, अस्सलाम वालेकुम हनीफ, पाकिस्तान टेलीविजन कराची सेंटर से हैदर इमाम रिजवी बात कर रहा हूँ। मैंने कहा जी सर। और मैंने कहा यार हैदर इमाम रिजवी साहब, वो बड़ा नाम, मेरे सीरियल में काम करोगे? मैंने कहा मैं तो अभी फ़ोन से निकल के आ जाऊँगा बाहर, ठीक है ना, तो शौक़ होता है ना। तो वो सीरियल था पहला बादब बामुलाजा होशियार, अतर शाह खान जेदी साहब का लिखा हुआ और हैदर इमाम रिजवी साहब का डायरेक्ट किया हुआ। उसमें बहुत छोटा सा रोल था मेरा, वो महलाती साजिशों पर मबनी था। उसमें महलों में ख्वाजा सरा भी होते हैं, वो ख्वाजा सरा में बना था। और वो 3 सीन होंगे या 3.5, बहुत 13 एपिसोड में 3 या 4 सीन थे टोटल। और एक्सक्यूज मी, मेकअप भी इतना होता था कि पहचान में नहीं आता, लेकिन लोग पहचानते थे। उसके बाद मुझे सीरियल मिल गया उरूसा कासिम जलाली साहब का, फातिमा सुरैया बजिया साहिबा का लिखा। उसमें बड़ा मजे का, उन्होंने एक कैरेक्टर था कल्लू, मुलाजिम बना हुआ था मैं करता। मुझे अच्छा नहीं लगा नाम। मैंने यार कल्लू, मैं स्टैंड अप कॉमेडी करूंगा, शोज करूंगा, कोई वोटिंग करेगा, कल्लू बोलेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। मैंने कहा यार अब बजिया को कैसे पटाऊं मैंने कहा बजिया ये नाम ज़रा अच्छा नहीं लग रहा। अब इतना बड़ा नाम बजिया का, मेरी कोई ऐसी हैसियत भी नहीं, और कासिम जलाली साहब डायरेक्टर, और मैं उनको मशवरा भी दे रहा हूँ। ये होती है लाइल्मी, ठीक है ना, वो एज ऐसी होती है, उसमें अक्ल कम होती है, जोश ज़्यादा होता है। लेकिन वो मेरे अंदर थोड़ी सी अक्ल भी अल्लाह ने डाल दी थी, तो मैंने उनको पटाया। मशवरा इंटेलिजेंट था मेरा। मैंने उनसे कहा, कहने लगी बेटा अब तो मैं ये लिख चुकी हूँ कल्लू पूरे एपिसोड में। मैंने कहा आप एक काम करें, जहाँ कल्लू का काफ है ना, उसके ऊपर एक छोटी सी लकीर और डाल दें, वो गुल्लू हो जाएगा, गाफ बन जाएगा। गुल्लू का हो गया? वो खुश, वो गुल्लू के ही नाम से मशहूर हुआ फिर वो कैरेक्टर। बात है जी, क्या बात और है, उसके बाद फिर जलाली साहब ने मुझसे स्किट्स लिखवाना शुरू किए। इकबाल लतीफ़ साहब का सुन तो सही था एक स्किट का शो, फिर उसमें लिखना शुरू किया मैंने। तो इस तरह आहिस्ता 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 हम सब लोग मेरिट पे आ गए हैं, बहुत जबरदस्त अपना काम करें। मैं भी सबसे किस्से कहानियां भी सुनने हैं बहुत सारे, लेकिन हसन की तरफ भी आऊँगी। हसन, आपका आगाज़ कैसे हुआ था पीटीवी पे, और पीटीवी पे आना किस तरह हुआ था, बताइएगा, फिर हम ब्रेक की जानिब जाएंगे। हाँ, मेरा स्टार्ट इसलिए हुआ कि मैं स्टेज पे काफ़ी फेमस हो गया था। जी जी, तो मेरा जो गेटअप होता था वो बड़ा पॉपुलर हो गया था, स्टाइल डिफरेंट था ना, हाँ, बड़ा। हाँ, तो हेयर स्टाइल ये वो, तो उसके पोस्टर जब बने तो पीटीवी से म्यूज़िक के प्रोग्राम होते थे, मेरे पोस्टर आते थे, मुझे गाने नहीं बुलाया जाता था। तो फिर मैंने जलाली साहब से अप्रोच किया, तो जलाली साहब उस ज़माने में निशान हैदर मेजर तुफैल शहीद एक जी 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 एपिसोड बहुत ज़बरदस्त उनका होता, पूरा टेलीफिल्म टाइप का, तो वो कर रहे थे। तो उन्होंने कहा एक कैरेक्टर तुम करोगे? तो मैंने कहा मैं तो सिंगिंग करता हूँ, मुझे तो कैरेक्टर का क्या, कल उसमें गाना भी थोड़ा सा एक पार्ट है। तो मैंने कहा फिर तो मैं कर लूँगा। तो उन्होंने कहा वो एक गाना है, उसमें से एक बंगाली लड़के का कैरेक्टर दिखा रहे, इस पाकिस्तान का दिखाया था उस वक्त।
तो उसमें मैं बच्चे बजाकर अपनी सिस्टर को म्यूज़िक सिखा रहा होता हूँ, उसी में वॉर का हो जाता है, तो फिर मैं जंग के लिए जाता हूँ। तो वो मेरा बड़ा ज़बरदस्त, और इत्तेफाक से वो बड़े बड़े स्टार उसमें थे, जलाली साहब से लेके और जम्मा साहब एक थे बहुत बड़े, उनकी डेथ हो गई, वो सभी लोग थे बड़े बड़े लोग। तो मैंने कहा इतना बड़ा, तो कहने लगे नहीं तुम बेफिक्र हो और बड़ा ज़बरदस्त होगा इंशाल्लाह। तो ठीक है, मैंने कहा चलिए मल्ला मालिक। तो उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा कैरेक्टर है। इत्तेफाक से मैं 3 टेक हुए, मैंने ओके हो गया मेरा काम, और बड़ा पसंद किया गया। तो जब सुबह अखबारों में प्ले के बाद में तारीफ़ हुई तो 2-3 नाम में एक नाम मेरा भी उसमें लिखा हुआ था, और मैं वन नाइट समझ लें और ये टीवी फिर से। फेम जो था वो आ गया। बल्कि म्यूजिक चैनल चार्ट्स में भी आपके बड़े जो हैं टॉप पर रहते थे गाने, तो उस पर भी बात करेंगे। हम जाएंगे ब्रेक की जाने, ब्रेक के बाद आएंगे और उनसे किस्से कहानियां सुनेंगे। आपने कहीं नहीं जाना। सो वी आर सेलिब्रेटिंग पीटीवी के एनिवर्सरी। स्टे विद अस। ऑलराइट जी, वी आर सेलिब्रेटिंग पीटीवी की एनिवर्सरी, बल्कि 59th एनिवर्सरी। और आज हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं। बहुत मज़े की इनकी बातें थी ब्रेक से पहले भी, कि किस तरह से पीटीवी पे ये लोग आए। और अब हम ज़रा कुछ किस्से कहानियाँ भी सुनेंगे, क्योंकि पीटीवी के किस्से कहानियाँ ना तो मज़ा ही नहीं आता है। तो मशकूर साहब, पहले तो आपकी तरफ आऊँगी, बताइएगा कोई मज़ेदार सा कोई किस्सा हुआ हो जो पीटीवी के हवाले से। पीटीवी के हवाले से जी बड़े बड़े मज़ेदार किस्से हैं, लेकिन ये हमारी प्रोफेशनल एक वो है कि हम बहुत सारी चीज़ों को हम डिस्कस नहीं करते, क्योंकि अगर किस्से डिस्कस होंगे तो फिर उसमें पर्सनैलिटीज़ डिस्कस होंगी। तो कोई बात नहीं, छुपा लेंगे ना, पर्सनैलिटी छुपा लेंगे। नहीं, इट्स नॉट फेयर। अच्छा चलिए, सही है, ठीक है। लेकिन ये बताइएगा कि पीटीवी से जिस तरह कहते हैं ना कि कोई ऐसा होता है ना कि आपने ऐसी चीज़, ऐसा इम्पैक्ट छोड़कर गए हों, कोई ऐसी बातें हों जो आज की जनरेशन आपसे सीख सके। पीटीवी में देखिए, जब हम टेलीविज़न में काम शुरू करते हैं तो मुख्तलिफ शोबों में के साथ मिल के काम करना होता है। तो एक तो सबसे बड़ी चीज़ जो हमारे साथी, हमारे सबऑर्डिनेट्स या हमारे जो कोलीग जो हमारे साथ काम करते हैं, ये उनकी तरबियत हो रही होती है जब वो हमारे साथ काम कर रहे होते हैं कि गो फॉर दिस, गो फॉर दैट, गो। एक तो ये हो रही है, उससे आपकी पीटीवी की जनरेशन नेक्स्ट जनरेशन तैयार हो रही है, और ये वही जनरेशन तैयार हो रही है जो इस वक्त जिसने टीवी को टेक ओवर किया हुआ है, ये वही जनरेशन। अच्छा, वही अभी हम जिस तरह बात कर रहे थे अटायर की भी, तो फरहाना जी, अटायर में आपको क्या लगता है कि उस वक्त के अटायर में और आपके अटायर में लोगों का थोड़ा सा फ़र्क आया है? और क्या आपको क्या खासियत होती थी जब आप लोग जो है न्यूज़ पढ़ने के लिए आते थे? तो क्या क्या ख़ास ऐसी चीज़ें होती थी कि ख्याल रखना पड़ता था जिनका? अगर आपको याद हो, जो हमसे जो सीनियर थे, जैसे सुरैया शहाब साहिबा थी और महापारा सफदर साहिबा और हमीद अख्तर, अगर आपको उनका कुछ याद हो, तो जब वो लोग आते थे तो उन जो ख़वातीन जिनका मैं नाम ले रही हूँ, उन्होंने जॉर्जेट के वाइट दुपट्टे सर पे लिए हुए होते थे और इंतहाई सादा लिबास पहना हुआ होता था। अच्छा, उस वक्त हमें ये कहा जाता था कि आपने अपने लिबास पर इतनी तवज्जो नहीं देनी कि फैशन किया जाएगा। 2 नमक हराम, आदिल राजा और हैदर मेहदी के ख़िलाफ़ कार्रवाई इस अज़म का भी इजहार है कि नमक हराम गद्दार और गैर मुल्की एजेंसियों के हाथ में चंद टकों की खातिर खेलने वाले दुनिया के किसी कोने में छुप जाएं, उनका एहतसाब या हिसाब किताब होगा। उन्होंने अपनी धरती माँ और शुहदा के खून से गद्दारी की है। ये लोग अब पाक फ़ौज का नाम भी इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। दुनिया के सामने बेनकाब हो गए हैं। नाज़रीन, निगरान सूबाई वज़ीर इत्तलात जान चकज़ई इस वक्त कोयटा में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं।
और न्यूज़ स्टूडियो से आप देख रहे थे कि जान अचकज़ई न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कोयटा में, और ये थी PTV ताज़ा तरीन। तहकीकात करें, ये भारत के खुफिया एजेंसी रा के एजेंट हैं। ये अफराद अपने वतन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो सकते हैं, तो कनाडा और बरतानिया के किसी सूरत में वफादार नहीं हो सकते। पाक फ़ौज जो हमारा फ़ख्र है कि जरी जवानों ने अपनी जान की कुर्बानियाँ देकर कौम का मान रखा है। पाकिस्तान ने रियासती रिट को कायम करने के लिए जो इक़दामात किए हैं, इनमें पाकिस्तान में मुकीम गैर कानूनी गैर मुल्कियों की उनके वतन वापसी भी है। इसमें कोई रुकावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पाकिस्तान से चुन चुन कर गैर कानूनी गैर मुल्कियों को निकाला जाएगा। वन डॉक्यूमेंट रजीम की सख्ती से नाफिज करने का अमल शुरू कर दिया गया है। अफ़गानिस्तान से कोई भी ड्राइवर को पासपोर्ट और वीज़ा के बग़ैर दाखिल होने नहीं दिया जाएगा। इस पर सख्ती से अमल किया जा रहा है। अफ़गानिस्तान में दहशतगर्दों को पनाह और एक्टिव सपोर्ट मिल रहा है, जो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए तशवीशनाक है। बलूचिस्तान में गैर तारकीन वतन जिन्होंने जेली शनाख्ती कार्ड बनाए हैं के ख़िलाफ़ कार्रवाई जारी है। नादरा ने 2700 यानी 2700 पासपोर्ट जिनका अक्सरियत बलूचिस्तान से है कैंसल किए हैं। नादरा ने बलूचिस्तान में छागी, तफ्तान, दालबंदीन और कोयटा में जेली शनाख्ती कार्डों को ब्लॉक करने के लिए खसूसी टीमें बनाई हैं और आइंदा दिनों में और आईडीज़ या जेली शनाख्ती कार्ड ब्लॉक होंगे। बलूचिस्तान में तकरीबन एक तखमीने के मुताबिक 2.5 लाख शनाख्ती कार्ड जेली बनाए गए हैं, जिनके ख़िलाफ़ आइंदा दिनों में बलूचिस्तान में तकरीबन एक तखमीने के मुताबिक 2.5 लाख शनाख्ती कार्ड जेली बनाए गए हैं, जिनके ख़िलाफ़ आइंदा दिनों में कार्रवाई होगी। अभी तक तकरीबन 1,30,000 तारकीन वतन को हम अफ़गानिस्तान बिलखसूस बेच चुके हैं और हमारा टारगेट है कि हम जनवरी तक 1 मिलियन गैर कानूनी तारकीन वतन को वापस बेच सकें। जो गैर कानूनी तारकीन वतन है, उनकी टोटल तादाद 1.7 मिलियन है। जो इस फेज़ का कंक्लूजन है, हम चाहते हैं कि मार्च तक 1.7 मिलियन गैर तारकीन वतन गैर कानूनी पाकिस्तान में रहने वालों को हम अपने मुल्कों को बेच सके। अगरचे एक चैलेंज है, लेकिन तमाम इदारे लॉ इन्फोर्समेंट की ये कोशिश है कि इन टारगेट्स को हासिल किया जा सके। शुक्रिया। निगरान सूबाई वज़ीर इत्तलात जान अचकज़ई कोयटा में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाक अफ़वाज हमारा फ़ख्र हैं। पाकिस्तान में मुकीम गैर मुल्कियों को वतन वापस भेजा जा रहा है। पाकिस्तान में किसी को बगैर वीज़ा के दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अफ़गानिस्तान की सरज़मीन दहशतगर्दों की सहूलतकारी के लिए इस्तेमाल होती रही है। नाज़रीन, ये थी PTV ताज़ा तरीन। आज 26 नवंबर है। पाकिस्तान टेलीविजन की फैमिली और इसके देखने और चाहने वालों के लिए खुशी का सबसे बड़ा और अहम दिन। 1986 में मैंने पाकिस्तान टेलीविजन कराची सेंटर के लिए एक सिंधी फोक म्यूज़िक प्रोग्राम के होस्ट और स्क्रिप्ट राइटर के तौर पर आगाज़ किया था। यहाँ पे जो लोग एम्प्लॉयड हैं, उनकी जो स्किल सेट है वो डिफरेंट है। एक तो हम मेरा ख्याल फैक्ट चेक शुरू कर सकते हैं। हम प्राइवेट मीडिया की तरह तो हम ब्रॉडकास्ट करते नहीं हैं, आपको पता है। पाकिस्तान टेलीविज़न का जो मुस्तकबिल है वो बहुत दरख्शां और शानदार नज़र आता है।
बोलते थे, उन्हें एक दूसरे से अपनी रिलेशनशिप मालूम होती थी। बताता था एक प्रोड्यूसर कि इसको इस लफ्ज़ को एम्फेसिस करना है, यहाँ हैरानी आनी चाहिए, ये सारी चीज़ें। बिल्कुल। और मुझे याद है मैंने ज़हीर खान साहब के साथ एक ड्रामा किया था, तो उन्होंने बिल्कुल उसी तर्ज से, जब मैं नई आई थी टेलीविज़न पे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था ये जो आप बता रहे हैं, बिल्कुल इसी तर्ज से जो है ना हमने वो ड्रामे का आगाज़ भी किया था। सबसे बड़ा अच्छा रिलेशन भी हमारा बना था और ड्रामा वाकई बहुत ज़बरदस्त और हिट भी गया था। जाएंगे ज़रा गाने की तरफ। ऐसा तो हो नहीं सकता हसन जहांगीर यहाँ मौजूद और गाना ना हो। जी क्या सुनाने वाले हैं? मेरा एक बड़ा फेमस गाना है जो मेरी पहचान बना, बड़ा लोगों ने इसको फॉलो किया और बड़ा इसके न्यू वर्जन भी बड़े आए, तो मैं चाह रहा हूँ वही आपको सुनाऊं। जी जी बिल्कुल। दिल है दीवाना, रोके चाहे लाख ज़माना, कह देना ये दिल है दीवाना। कलियां खिला दूंगा एक दिन, होठों पे कलियां खिला दूंगा एक दिन, खुशबू से तुझको मिला दूंगा एक दिन। कहो नहीं चुप ही रहो हमको पता है, कहो नहीं चुप ही रहो हमको पता है। रोके चाहे लाख ज़माना, कह देना ये दिल है दीवाना। आ जाना दिल है दीवाना, आ जाना दिल है दीवाना। क्या बात है जी, क्या बात है। जाएंगे ब्रेक के जाने और ब्रेक वापस आएंगे। डोंट गो एनीवेयर। जी, और आज सेलिब्रेशन है पीटीवी एनिवर्सरी की, एनिवर्सरी है और 59th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जा रही है। जाते जाते हम अपने मेहमानों से जो है बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस लेते जाएंगे ताकि हमारे नाज़रीन सुन सकें और आगे उनके हमेशा काम आएगा। पीटीवी की हमेशा हमने देखा है बातें काम ही आती हैं। जी मशकूर साहब, पहले आपसे मैसेज लेंगे। जी, मेरा अदारा जो है, मैं उसके लिए हमेशा से मेरी दिली नई ख्वाहिशात रही हैं और मैं चाहता हूँ कि ये अदारा इसी तरह फलता फूलता रहे और उसकी जो पोजीशन है एज ए मदर टेलीविज़न पाकिस्तान में वो कायम रहे और वो उसके थ्रू दुनिया को, आर्टिस्टों को, एंकर्स को बहुत कुछ मज़ीद सीखने को मिले। ऑलराइट जी। जी फरहाना जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि हम जितने भी लोग यहाँ काम कर रहे हैं, हम सबको बहुत ज़्यादा खुलूस के साथ और ईमानदारी के साथ काम करना चाहिए। चाहे आपकी पोजीशन जो भी हो, अगर आप पूरी ईमानदारी के साथ अपना काम करते हैं तो फिर आप ज़रूर कोई मकाम हासिल करते हैं। वाह क्या बात है। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। जी गजाला जी, जैसे पहले होते थे प्लेस बनने, स्टूडियो डी भी बिजी है, बी भी बिजी है, ये भी ए भी बिजी है, इतने आर्टिस्ट सब आए होते थे, इतना अच्छा लगता था। और पीटीवी के जो ड्रामे थे वो दुनिया में कोई बना ही नहीं सकता। और मैं चाहती हूँ जो सीखने वाले हैं, खास तौर पे जो इतना पढ़ा लिखा तबका नहीं है, वो टीवी से बहुत सीखता है, तो वो बच्चियाँ अच्छा कुछ सीखें। मेरी ये दुआ। बिल्कुल, और नए आने वालों को ज़्यादा से ज़्यादा मौके भी फिर मिलते हैं। बिल्कुल, क्योंकि इंस्टीट्यूट ऐसा है कि जहाँ से लोग बड़ा कुछ सीखते हैं, अच्छा सीखते हैं। सबसे बड़ी बात है कि अच्छा सीखते हैं। सो ट्रू। जी हनी साहब जी, मैसेज कोई नहीं है, सिर्फ दुआ है पीटीवी के लिए कि अल्लाह करे इसी तरह ये जारी और सारी रहे पीटीवी का सफ़र
और पीटीवी अपनी रिवायतों के साथ जिसमें बड़ी शिद्दत थी, और वो कदामत पसंद वाली रिवायतें नहीं हैं, एक्चुअली वही रिवायतें हैं। अच्छी उर्दू, अच्छा लबो लहजा या कोई भी ज़बान जो बोली जा रही हो पीटीवी पर, वो अपने अच्छे डिक्शन के साथ आनी चाहिए ताकि लोग उसको सीख सकें। और बहुत कुछ सिखाता है पीटीवी, अल्लाह ताला कायम और दायम रखे। और 59 ये हुई है एनिवर्सरी, मैं कहूँगा कि 159 भी हो तो हम सब इसी तरह मौजूद हों। अल्लाह सबको सलामत रखे इंशाल्लाह, आमीन सुम्मा आमीन। जी जी, आपके लिए आप क्या मैं कमेंट कहूँगा देंगे? कि गुजरा हुआ ज़माना आता नहीं दोबारा, लेकिन इस 20th सेंचुरी में हम जो काम कर रहे हैं इस वक्त हाई परसोनिक का दौर है, तो पीटीवी भी बहुत आगे जा रहा है इस तरह से, बहुत अच्छी तरह से। तो पीटीवी में भी न्यू जनरेशन की चीज़ें आनी चाहिए ताकि अपकमिंग जनरेशन को हम नई ट्रेंड के साथ, नया स्टाइल के साथ उनको प्रमोट कर सकें, उनको वार्म अप कर सकें, उनको एक नई दुनिया दिखा सकें। तो पीटीवी अपनी जगह इस्टेब्लिश है, यूनिवर्सिटी अपनी जगह रहता है, स्टूडेंट आते हैं चले जाते हैं। तो आज की जनरेशन को पीटीवी की बहुत सख्त ज़रूरत है। बिल्कुल जी, जब यंग जनरेशन की बात आती है तो मैं मशकूर साहब से एक दफ़ा और है, क्योंकि आप पढ़ा भी रहे हैं, जो ख़वातीन हैं जना यूनिवर्सिटी में उनको पढ़ा भी रहे हैं टेलीविज़न के हवाले से, रेडियो के हवाले से, तो स्पेशली आप अपने स्टूडेंट्स को और यंग जनरेशन को क्या मैसेज देंगे? देखिए, ख़वातीन को पढ़ाने का मतलब ये होता है कि आप एक जनरेशन को पढ़ा रहे होते हैं, बिल्कुल, क्योंकि वो अपनी अगली लाइफ में वो एक नई जनरेशन को आगे बढ़ा रही होती हैं। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आप अपनी ख़वातीन को तालीम दे रहे हैं। और हमारी यूनिवर्सिटी में, चूँकि हमारी सिर्फ ख़वातीन की यूनिवर्सिटी है, इसलिए लड़कियां जो हैं वो अपने पढ़ाई में बड़ा इंटरेस्ट लेती हैं, और उनको वो सब कुछ एक यूनिवर्सिटी की चार दीवारी में मुहैया कर दिया गया है, जो उन्हें कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता किसी भी चीज़ के लिए। वो सारी चीज़ें, सारी सहूलतें उस यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद हैं। जैसे हम रेडियो टेलीविज़न, हमारी लड़कियां अपने असाइनमेंट्स में ड्रामे भी करती हैं, रेडियो ड्रामास भी करती हैं, अब तकरीरी मुकाबले भी होते हैं, सब कुछ होता है। और वो सब इस प्रोसेस में वो ट्रेंड हो रही होती हैं। और इस वक्त मुझे ये फ़ख्र है ये कहने में कि अभी मेरे स्टूडेंट, 2-3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मुख्तलिफ़ न्यूज़ चैनल्स पे आजकल न्यूज़ पढ़ रहे हैं। वाह, माशाल्लाह, ब्रावो, उनके लिए बहुत तालियां, क्योंकि ये हमारी यंग जनरेशन जो है, यही हमारे जो है ये आगे चलकर जो है बागडोर संभालने वाली, जब पीटीवी भी आगे जाकर जो नई जनरेशन आती रहती है वो भी संभाल रहे होते हैं। और अपने सीनियर से सीखना ज़रूर चाहिए। आई मस्ट से कि जो सीनियर्स हैं उनसे जब तक आप सीखेंगे नहीं ना, आपको कभी भी अपने आप को ना परफेक्ट नहीं समझना चाहिए। अनलेस एंड अनटिल आप परफेक्ट हो भी जाए ना, तो भी कहीं ना कहीं आपको सीनियर वो बात कहकर जाएंगे जो आप कभी भी खुद से आपको नहीं मालूम होगी। तो नेचुरली जो आपके सीनियर्स हैं, दे आर एक्चुअली आपके लिए वो प्रोफेसर भी हैं, टीचर भी हैं, सब हैं आपके लिए। तो मैं सबको चाहूँगी कि आप भी कुछ ना कुछ ज़रूर जो यंग जनरेशन है उनके लिए ज़रूर कुछ कहें। सबसे बड़ी बात है, आप कह रही हैं कि सीनियर से सीखें। सबसे पहले तो सीनियर्स की इज्जत करना सीखें। जब आप किसी की इज्जत करते हैं तभी आप उससे सीख सकते हैं। अगर आप इज्जत नहीं करेंगे तो आप सीख नहीं सकते। बहुत अच्छी बात है, एक और बात उन्होंने बहुत अच्छी कही है, जो हमने पीटीवी में ये चीज़ हमेशा से देखी, जब मैंने भी ज्वाइन किया था पीटीवी को, कि अपने सीनियर्स की रिस्पेक्ट करें, आप अपने सीनियर से सीखने भी, मैं तो सीखने की भी बात करूँगी। और सिर्फ यही नहीं कि आप प्रोग्राम में कुछ सीख रहे होते हैं, मैं सीरियसली बताऊँ, यहाँ पर हमारे कैमरामैन, टेक्निकल स्टाफ हो गया, एडिटिंग के एरिया में आप चले जाएँ, या आप स्टूडियो का सेट का बात होती है, एथिक्स की बात होती है, पीटीवी में आपने सब चीज़ें वो आपको सिखाता है। सब प्योर गुड इंस्टीट्यूट। और जो प्रोग्रामिंग भी हमेशा पीटीवी लेकर आता है वो ऐसे लेकर आता है जैसे बैठे हुए जो देख रहे हैं नाजरीन, जहाँ हनीफ साहब ने भी कहा कि हम उनको भी सिखा रहे हैं, क्योंकि हमें माशरे को भी बेहतर करना और माशरे को सिखाना। और टेलीविज़न का एक्चुअली मकसद ही यही है। जितना प्राइवेट सेक्टर में काम हो रहा है ना, ये सब पीटीवी के सीखे हुए लोग हैं। सीखे हुए लोग। एक छोटी सी बात है, मैं एक अपना शो करता था कैसा, पाकिस्तान का पहला प्रैंक शो था, मेरी क्रिएशन। वो इस्लामाबाद सेंसर होने जाती थी उसकी VHS टेप। तो पीटीवी की तरबियत ऐसी थी, उसका डायरेक्टर भी मैं था, राइटर भी मैं था, होस्ट भी मैं था। उसके कोई 150-200 एपिसोड्स हुए NTM से, एक दफ़ा सेंसर नहीं आया। ये बात होती है ना, ये तरबियत है, पीटीवी की तरबियत। और वैसे भी जितने भी चैनल्स हैं इस वक्त पाकिस्तान में, उनको चलाने के लिए पीटीवी के सीनियर्स को। नाज़िया, मैं एक बात और ऐड करना चाहता हूँ कि ये टीवी की खुसूसियत है कि जितने भी यूनिवर्सिटी में, सिंध में, सिंध की यूनिवर्सिटी हमारी यूनिवर्सिटी है,
इसके जो स्टूडेंट्स विज़िट के लिए आते हैं ना अपनी फैसिलिटीज़ विज़िट करने के लिए, तो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान टेलीविज़न उन्हें चांस देता है स्टूडेंट्स को आए कि वो आएं और देखें स्टूडियो कैसा होता है, प्रोड्यूसर्स कैसे काम करते हैं, एक्टर्स कैसे काम करते हैं, ड्रामा कैसे रिकॉर्ड होता है, न्यूज़ कैसे होती है। तो ये उनकी एजुकेशनल तरबियत का एक बहुत मेजर होता है और इसमें पीटीवी सबसे ज़्यादा पेश बिल्कुल। एक बहुत बहुत ज़माने शुक्रिया में जी। स्टूडेंट बड़ा विजिट करते थे पीटीवी पे, अभी भी करते हैं माशाल्लाह से। अब जी, बहुत जी, जी। लोगों को विजिट कराया जाता था, बिल्कुल। रिकॉर्डिंग हो रही है, शूटिंग हो रही है, किस तरह से क्या, अब बड़े बच्चे सीख कर जाते हैं। कैमरे का बड़ा रोब होता तो अब तो ये बहुत छोटे छोटे मासूम से कैमरे आ गए। पहले कैमरा देख के लगता था किसी प्रोफेशनल इदारे में है। रखे हुए हैं ना, अभी रिसेप्शन पे रखे हुए हैं, अभी रिसेप्शन पे रखे हुए हैं। आहिस्ता आहिस्ता बाहर ले जा रहे हैं। बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका शो में तशरीफ लाने का, और नाज़रीन आपका भी हमारे शो को देखने का। यकीनन आपने आज भी बहुत कुछ सीखा भी होगा, समझा भी होगा, एंटरटेन भी हुए होंगे। तो जाते जाते हम हसन जहांगीर साहब से सुनेंगे ज़बरदस्त सा गाना और आप सबसे इजाज़त लेंगे। अपना बहुत ख्याल रखें, स्टे गुड एंड लुक गुड एंड कीप ऑन वॉचिंग पीटीवी। यस, मैं आपको एक नेशनल सॉन्ग सुनाता हूँ जी, कि जी, पाकिस्तान हमारी जान, पाकिस्तान हमारी आन, पाकिस्तान हमारी शान, पाकिस्तान हमारी पहचान। यस। तो इसलिए पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। प्यारी ज़मीन ये प्यारा वतन, इस पे लुटाए तन मन धन। प्यारी ज़मीन ये प्यारा वतन, इस पे लुटाए तन मन धन। ये पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। रात भी हम और दिन भी हम, चांद भी हम सूरज भी हम। रात भी हम और दिन भी हम, चांद भी हम सूरज भी हम। ना कोई गोरा ना कोई काला, हर चेहरा है पाकिस्तान। ना कोई गोरा ना कोई काला, हर चेहरा है पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। आज 26 नवंबर है। पाकिस्तान टेलीविजन की फैमिली और इसके देखने और चाहने वालों के लिए खुशी का सबसे बड़ा और अहम दिन। 1986 में मैंने पाकिस्तान टेलीविज़न कराची सेंटर के लिए एक सिंधी फोक म्यूज़िक प्रोग्राम के होस्ट और स्क्रिप्ट राइटर के तौर पर आगाज़ किया था। यहाँ पे जो लोग एम्प्लॉयड हैं उनकी जो स्किल सेट है वो डिफरेंट है। एक तो हम मेरा ख्याल फैक्ट चेक शुरू कर सकते हैं। हम प्राइवेट मीडिया की तरह तो हम ब्रॉडकास्ट करते नहीं हैं, आपको पता है। वो पाकिस्तान टेलीविज़न का जो मुस्तकबिल है वो बहुत दरख्शां और शानदार नज़र आता है।